के साथ लक्ष्मी। इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ हुई। पीएम मोदी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। G7 समिट में भारत की छाप हर जगह देखने को मिली। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते के जरिए मेहमानों का स्वागत कर रही हैं, तो वहीं G7 शिखर सम्मेलन ने चीन की टेंशन 10 गुना बढ़ा दी है। G7 में भारत का दम, मोदी का ग्लोबल अंदाज। भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए सुपर पावर बेटा। G7 में टॉप पर पीएम मोदी का एजेंडा। बड़ा मंच, बड़े लीडर और बोल्ड फैसले। इटली के अपुलिया में सुप्रीम लीडर्स के बीच दिखी गर्मजोशी ने कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी है। ये मेल मिलाप, सार्थक वार्तालाप बड़े मसलों को एक झटके में हल करने की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि इटली के अपुलिया में G7 का स्टेज सजा है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां यहां जुटी हैं। वैश्विक मसलों के समाधान की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जिस एक हस्ती ने इस बार G7 की सारी सुर्खियां बटोरी हैं, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का ऐसा जोरदार वेलकम इटली में हुआ है जिसकी हर जगह चर्चा है। G7 में मोदी की धूम मची है। पीएम मोदी से मेल मुलाकात के लिए शक्तिशाली देशों के सुप्रीम लीडर की बेताबी देखते ही बन रही है। मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में सबसे ज्यादा अहमियत पीएम मोदी को दी है। G7 जैसे बड़े मंच पर भारत का ऐसा दबदबा देख कुछ देशों की बेचैनी भी बढ़ गई है। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि G7 में जुटे लीडर निर्णायक फैसले ले सकते हैं। G7 में कौन कौन मौजूद है, ये जानिए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समूह के सदस्य के तौर पर समिट में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी समूह के सदस्य देश के नेता के नाते शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इन ग्लोबल लीडर के साथ कई देशों के सुप्रीम लीडर को भी G7 समिट में निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि इस बार G7 का एजेंडा व्यापक है। इटली में जुटी महाशक्तियों का उद्देश्य दुनिया में बढ़ती महंगाई और व्यापार से जुड़ी चिंताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए आर्थिक नीतियों को कोऑर्डिनेट करना है। शिखर सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने की रणनीति भी बनाई जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। G7 में वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य आपातकाल के लिए सिस्टम को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा G7 में दुनिया भर में चल रहे सैन्य संघर्ष पर चर्चा होनी है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध पर G7 समूह के देशों का पूरा फोकस है। G7 समिट में शामिल हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शिखर सम्मेलन से बड़ी आस है, क्योंकि अपुलिया में G7 के स्टेज पर यूक्रेन के हालात पर एक पूरे सत्र का आयोजन किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर दोस्ती का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट कर रूस यूक्रेन युद्ध को शांति से हल करने का रास्ता भी सुझाया है। G7 में एशिया महाद्वीप से सिर्फ भारत को निमंत्रण दिया गया है, जबकि दूसरे सर्वोच्च नेताओं में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बोन, कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो और ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सईद भी G7 में आमंत्रित हैं। अपुलिया में हो रहे G7 सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के विकास पर भी चर्चा हो रही है, मगर भारत को G7 में सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में ग्लोबल लीडर का वेलकम जिस अंदाज में किया, उससे भारत का मान बढ़ा है। मेलोनी ने एक नहीं 2 नेताओं का स्वागत नमस्ते के जरिए किया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। G7 में नमस्ते डिप्लोमेसी का डंका बजने की वजह भी पीएम मोदी माने जा रहे हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन एशिया महाद्वीप में सिर्फ पीएम मोदी को समिट में निमंत्रण देकर बुलाया गया है। विश्व बिरादरी में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं।
क्योंकि इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की छाप हर जगह दिखाई दे रही है। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों की कुछ मजबूरियां भी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यही नहीं, भारत की आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों से अलग है, जहां अधिकतर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर हैं, वहीं भारत में ये संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। भारत में 68% आबादी कामकाजी है और 65% आबादी 35 साल से कम की है। भारत में युवा, स्किल और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी तादाद है। भारत दुनिया के लिए प्रमुख आर्थिक इंजन बन चुका है। भारत को साथ रहे G7 के सभी देशों को कई और समीकरण भी साथ में है। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी यूरोप के G7 देशों ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीतियां तैयार की हैं। इटली ने भी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। भारत से रिश्ते प्रगाढ़ बनाना वक्त की जरूरत है, क्योंकि चीन जैसे चालबाज देश की गांठ किसी भी यूरोपीय देश में नहीं है। अमेरिका भी चीन से अकेले आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ने लगा है। विस्तारवादी चीन को काबू करने का दम सिर्फ भारत रखता है। ये बात G7 के सभी सदस्य देश अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन को कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। चीन की इकोनॉमी को भी G7 समूह एडवांस नहीं मानता है। एक तरफ दुनिया भर में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। लोकतांत्रिक देशों में कोरोना काल के बाद सरकारें या तो बदल रही हैं या फिर जनता के बीच सत्ताधारी दलों की पैठ कमजोर हो रही है। और इन सब के बीच भारत में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी और जब पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली पहुंचे तो वहां पर आधी दुनिया उनके आगे नतमस्तक दिखी। वैश्विक मंच पर हिंदुस्तान का डंका। एआई पर भारत बना ग्लोबल पार्टनर। लोकतांत्रिक देशों में भारत सुपर पावर। ये तस्वीरें देखिए, इटली के अरुपिया में आधी दुनिया के दिग्गज नेता पहुंचे थे और हर कोई हिंदुस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर लेना चाहता है। दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ भविष्य का रोड मैप तैयार कर रही है। भारत के साथ आने वाले कल के सपनों को सच करना चाहती है, क्योंकि आज जहां दुनिया भर में राजनीतिक उथल पुथल है, वहीं भारत में एनडीए की तीसरी बार सरकार बनी है और विश्व बंधु कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम बने हैं। यही वजह है कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे पीएम मोदी का वैश्विक नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। दुनिया की राजनीतिक हालात पर एक नजर डालिए। कोरोना के समय अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए। अमेरिका मौजूदा बाइडेन सरकार भी सर्वे में पीछे चल रही है। इंडोनेशिया में पीडीआईपी की सरकार बड़े अंतर से चुनाव हार गई। ब्राजील में 2022 में चुनाव हुए और तब की सरकार को जनता ने नकार दिया। जापान में साल 2021 में सत्ताधारी पार्टी सत्ता में आई, लेकिन 2 बार पीएम बदल गए। फिलीपींस में साल 2022 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव हार गई। जर्मनी में सत्ताधारी गठबंधन को साल 2021 में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। थाईलैंड में साल 2023 में सत्ताधारी पार्टी को जीत नसीब नहीं हुई। यूके में सत्ताधारी दल ने 2 बार पीएम बदला। अब तक 3 पीएम हो चुके हैं। दुनिया में इस समय जो उथल पुथल चल रही है, इन सारे हालातों में केवल एक ही देश है भारत, जो अगले 5 वर्षों के लिए स्टेबल दिखता है पॉलिटिकली और स्टेबल दिखता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। बाकी जितने G7 के देश हैं वहां पे बाइडेन हो गए, ऋषि सुनक हो गए, मैक्रोन हो गए, श्लॉस हो गए, इन सब की अपने देश के अंदर ही अपनी हालत खस्ता है। कहने का मतलब है अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक राजनीतिक उथल पुथल ही है। कोरोना के बाद दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में सत्ताधारी दल के लिए मुश्किलें सामने आई।
कई जगहों पर सरकारें बदल गई, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना के सबसे मुश्किल काल के बाद भी मोदी सरकार ने वापसी की। और यही वजह है कि जब पीएम मोदी इटली पहुंचे तो उनसे हर ताकतवर मुल्क का नेता एक बार मिल लेना चाह रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद इटली की राजनीति में सत्ताधारी दल को कोरोना काल में झटका लगा था। इटली में साल 2022 में सत्ताधारी सरकार को जनता ने नकार दिया। उधर दक्षिण कोरिया में सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार साल 2022 में चुनाव हार गए। स्पेन में भी साल 2023 में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। दक्षिण अफ्रीका में साल 2024 में हुए चुनाव में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस को पहली बार बहुमत गंवाना पड़ा। कोलंबिया में सत्ताधारी पार्टी साल 2022 में चुनाव हार गई। फ्रांस में साल 2022 में हुए चुनाव में सत्ताधारी राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए, लेकिन चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला। यही वजह है कि जब G7 का शिखर सम्मेलन होता है तो उसमें भारत को आमंत्रित किया जाता है। एक ऐसा नेता जिस पर तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कायम है और जिस पर आने वाले कल के लिए दुनिया पूरा भरोसा करती है। अब बात करते हैं गुजरात के गोधरा की, जहां पर नीट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट से। मामला ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं डाली गई हैं। अदालत मामले की सुनवाई कर रही है, न काउंसलिंग रुकी है, न ही नीट यूजी 2024 को निरस्त किया गया है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है और 1563 छात्रों के लिए 23 जून को री एग्जाम की तारीख तय कर दी है। लेकिन इससे नीट अभ्यर्थियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना में पेपर लीक की जांच चल रही है और इस जांच के समय बिहार पुलिस को छापेमारी के समय जला हुआ एक प्रश्न पत्र मिला है। साथ में उस प्रश्न पत्र के उत्तर भी हैं, जिसे बिहार पुलिस सबूत मिटाने के तौर पर देख रही है। लेकिन बिहार पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है कि जो जला हुआ पेपर मिला है वो नीट यूजी 2024 से ही जुड़ा है। बिहार ईओयू ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। एनटीए ने अब तक मूल प्रश्न पत्र ईओयू को नहीं दिया। मूल प्रश्न पत्र मिलने पर ही सबूत की जांच हो सकती है। पेपर लीक की जांच में ये सबसे बड़ी अड़चन है। बिहार पुलिस के मुताबिक अगर एनटीए से पूरी जानकारी मिलती है तो वो पेपर लीक के मामले में किंगपिन तक पहुंच सकती है। दरअसल जिस दिन 5 मई को नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी, उसी दिन पेपर लीक की एक टिप पर काम करते हुए पटना के शास्त्री नगर थाने के एसएचओ ने कार्रवाई की और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये एक संगठित गिरोह है, जिसके कुछ प्यादे और पेपर लीक का फायदा उठाने वाले छात्र पकड़े गए। 5 मई को एक कार में 3 आरोपी पकड़े गए। कार में 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की कॉपी मिली। आरोपी सिकंदर ने पेपर लीक की बात कबूल की। पुलिस ने एक नीट अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर से पकड़ा। आरोपी अभ्यर्थी ने भी पेपर लीक की बात कबूल की। 2 कोचिंग सेंटर पर प्रश्न पत्र मुहैया करवाने की बात बताई। 4 से 5 मई की रात उत्तर के साथ साथ प्रश्न पत्र देने की बात कही। परीक्षा में सभी सवालों की हुबहू मिलने की बात कही। 20 से 25 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देने का दावा किया। कोचिंग पर छात्रों को जवाब लौटाने का दावा किया। 5 मई को शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई एफआईआर में पूरी कहानी को बयां किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक एनटीए पेपर लीक से इनकार कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, वो पेपर लीक पर मोहर लगाती हैं। और बिहार ईओयू का दावा है कि पेपर लीक की घटना मध्य प्रदेश और गुजरात में हुई और वहां से पेपर बिहार पहुंचा। उधर गुजरात की गोधरा में पुलिस ने नीट परीक्षा पास करवाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपी मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी रॉय ओवरसीज पर आरोप। गोधरा के जय जलाराम स्कूल पर आरोप। नीट पास करवाने के लिए करोड़ों की डील करने का आरोप। अभिभावकों से मेडिकल प्रवेश के लिए पैसे लेने का आरोप। पुलिस को पास कराने वाले 30 छात्रों की सूचना मिली। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए।
शुरू में जब ये तुषार भट्ट है उसको डीईओ साहब ने 5 तारीख को उसका मोबाइल और सब चेक किया था, तो एक 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था। साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है उसकी ऑफिस से भी मिला था। ये जो 16 बच्चे वो पहला 30 का लिस्ट था, उसके अंदर वो भी नाम उसमें है। पुलिस के मुताबिक गोधरा के जय जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल तुषार भट्ट और रॉय ओवरसीज के परशुराम रॉय ने ये साजिश रची। पुलिस ने कैश भी बरामद किया है और साथ में 8 ब्लैंक चेक और 2 करोड़ 30 लाख रुपए का भरा हुआ चेक बरामद किया है, जो अभिभावकों ने इन्हें दिया था ताकि बच्चों को नकल करवाकर नीट पास करवाया जा सके। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के अलर्ट के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अब तेज हो गए हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, क्योंकि अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ बनाना एक बड़ी चुनौती है। अयोध्या, अमरनाथ अब आतंकियों के रेडार पर हैं। छह दिन के अंदर वैष्णो देवी से लेकर अमरनाथ और अमरनाथ से लेकर अयोध्या का ऐसा हाई अलर्ट हुआ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने 3 बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सबसे बड़े खतरे का अलर्ट अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को 2 चीज मिली है, एक है पोस्टर और दूसरी है एक ऑडियो क्लिप। इस पोस्टर पर उर्दू में लिखा हुआ है कि राम मंदिर को गिरा दिया जाएगा। ऑडियो क्लिप में क्या है वो भी गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद की जगह जो तुम्हारा मंदिर बना हुआ है और वहां हमारे 3 साथी शहीद हुए हैं, इंशाअल्लाह इस मंदिर को गिराना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। इस ऑडियो क्लिप में आवाज किसकी है नहीं मालूम, लेकिन यह धमकी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट जैश की तरफ से बताई जा रही है, यानी वही आतंकी गुट जिसका सरगनाम मसूद अजहर है। मुमकिन है कि यह मसूद अजहर का ही कोई सीनियर कमांडर है। ऑडियो क्लिप में उन्हीं तीनों आतंकियों का जिक्र किया गया है जो 2001 में हमले के इरादे से आए थे लेकिन मारे गए। अयोध्या में सुरक्षा को देखते हुए यहां नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का सेंटर बन रहा है। यह देश में एनएसजी का 6ठा हब होगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के हब हैं। अब अयोध्या में भी एनएसजी हब बनकर तैयार होगा, तो उत्तर प्रदेश में आसपास किसी भी इमरजेंसी के लिए भी कमांडो ऑपरेशन जल्दी से जल्दी किया जा सकेगा। जैश की धमकी के बाद अभी अयोध्या में जिन जगहों की सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें राम मंदिर शामिल है। उसमें अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है। अयोध्या में सरयू घाट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी से पूरे अयोध्या की निगरानी की जा रही है। पुलिस के साथ पीएसी भी जगह जगह तैनात है। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी विभिन्न जोन्स में हमारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है, जिसमें स्टेट पुलिस में हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा पीएसी के भी हमको कई कंपनीज प्राप्त हुई हैं, जिनको लगा करके सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, उनके लिए अलग से सुरक्षा व्यवस्था की हमारी तैयारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही नहीं, अयोध्या पहले से आतंकवादियों के टारगेट पर रही है। 2005 में भी अयोध्या पर आतंकी हमले की साजिश हुई थी। 5 जुलाई 2005 को लश्कर ने अयोध्या में तब विवादित जगह पर हमला किया था। इस हमले में 5 आतंकी शामिल थे और 5 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तब आतंकियों ने बारूद से भरी एक गाड़ी के साथ हमला किया था, लेकिन इस हमले को चौकन्ने सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। अब इसी तरह की धमकी एक बार फिर सामने आई है। हालांकि 2023 में भी अयोध्या में धमाका करने की धमकी आई थी, लेकिन बाद में ये फर्जी साबित हुई थी। हालांकि इस बार आई ऑडियो क्लिप के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल्ली से अयोध्या तक खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क एक्टिव है।
9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले ने साफ कर दिया है कि आतंकवादियों के टारगेट पर कश्मीर से लेकर अयोध्या तक बहुत से ठिकाने हैं। इसमें अयोध्या ही नहीं, अमरनाथ यात्रा ही नहीं, बल्कि वैष्णो देवी जैसी कई और जगह आतंकवादियों के रेडार पर हो सकती हैं। इन तीनों लोकेशन को लेकर इस वक्त गृह मंत्रालय काफी अलर्ट है। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर भी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। जो अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के? अमरनाथ यात्रा हम लोग का एनुअल एक होता है इवेंट, बड़ा इवेंट है। इसमें पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स, प्रशासन मिलकर फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग के सफिशिएंट सीएपीएफ की कंपनियां मिल गई है। रांची के ग्रामीणों को सूर्यदेव के प्रकोप ने तो बेहाल कर ही दिया है। गर्मी के कहर के बीच बिजली और पेयजल संकट ने भी बेदम करके रख दिया है।